और वक्त है 5G का यानी कि 5 जनरेशन शो का, जिसमें हम आपको बताएंगे खबरों का सेंसेक्स, यानी वो खबरें जिसमें दिन भर हलचल रहती है और उन खबरों पर रहती है हमारी नजर। खबरों के सेंसेक्स में आज बड़ी कौन सी खबर होगी, ऐसी कौन सी खबर होगी जो दिन भर हलचल मचाएगी, हलचल में रहेगी, और उन पूरी खबरों का पूरा लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। हर एक एक चीज, हर बारीकी से उस खबर को समझेंगे, क्योंकि सभी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए देश भर से मेरे साथ में टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। लेकिन उसके पहले इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस समय की बड़ी खबर आप सुनिए। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक देश में 220 मामले ओमाइक्रॉन के सामने आ चुके हैं। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे पर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट भी जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में राज्यों को निर्देशित किया गया है कि जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाएं। वैक्सीनेशन, टेस्टिंग से लेकर पाबंदियां लगाने जैसे तमाम तरह के सुझावों के लिए केंद्र सचिवों ने राज्यों को ये तमाम सुझाव दिए हैं। ओमाइक्रॉन में सबसे पहले अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है वो दिल्ली और महाराष्ट्र है, क्योंकि चिंता की बात यह है कि देश में जो पहले 100 मामले सामने आए, 15 दिन में जो सामने आए थे, उनमें 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन का वक्त लगा। जम्मू में भी ओमाइक्रॉन के 3 संक्रमित मिल चुके हैं। तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन बेहद तेजी से फैल रहा है और भारत में भी अब कुल 220 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने अब निर्देशित किया है, खासतौर से राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में क्या लिखा है केंद्र की चिट्ठी में, समझिए। दरअसल कंटेनमेंट यानी कि कोरोना पर केंद्र की चिट्ठी में लिखा है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक टेस्टिंग की जाए, यानी जो इसमें मेन जो पॉइंट है टेस्टिंग सर्विलांस का है। बड़ी तादाद में भीड़ जमा होने से रोकें और डोर टू डोर चीजों को समझना होगा। शादी अंतिम यात्रा में जो संख्या है उसे सीमित की जाए। ओमाइक्रॉन की पहचान के लिए ज्यादा सैंपल टेस्ट हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लिमिट तय की जाए और केस मिलने पर कंटेनमेंट बफर जोन बनाए जाएं। विदेश से आने वाले यात्रियों की मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। ये चिट्ठी में तमाम खास बिंदु हैं जिनका जिक्र किया गया है और इसी के तहत अब राज्य सरकारों को एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया गया है। अब आप ये सोचिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, और जब लेटर लिखा गया है अगर केंद्र सरकार की तरफ से तो उसकी अहमियत समझिए। दरअसल आप देखिए कितना तेजी से मामले बढ़े हैं। 2 दिसंबर यानी कि वो तारीख जब ओमाइक्रॉन का सिर्फ एकमात्र केस भारत में सामने आया था, लेकिन 2 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में 200 से ज्यादा ओमाइक्रॉन के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 2 तारीख को 17 तारीख को 100 मामले हो चुके थे और 17 से लेकर 21 तारीख तक 200 मामले सामने आए। सिर्फ 4 दिनों के अंदर 2 गुने मामले हो चुके हैं, यानी कि कितना तेजी से ये ओमाइक्रॉन फैल रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। हालांकि एक राहत की बात यह जरूर कही गई है कि अब ऐसे मामलों में जो डेथ रेशियो है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शरीर पर इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। ओमाइक्रॉन की डबल सेंचुरी आखिर 14 राज्यों में कैसे हो गई, देखिए। दिल्ली में अभी तक 54 मामले सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में 65 मामले सामने आए हैं, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18 मामले सामने आए हैं, गुजरात में भी 14 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, केरल में भी 15 मामले ओमाइक्रॉन के सामने आए हैं। यूपी में अभी तक कुल 2 मामले हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 1 केस अभी तक ओमाइक्रॉन का सामने आया है। आंध्र प्रदेश में भी 1 केस अभी तक सामने आया है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो दिल्ली और महाराष्ट्र है। इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बताया जा रहा है कि
न्यू ईयर और क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने आदेश जारी किया है और उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। परमिशन ली जानी चाहिए, परमिशन के बाद ही 200 तक की संख्या में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, गैदर हो सकते हैं। पहले 1000 लोगों के लिए परमिशन की अनिवार्यता थी, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए 200 ही कर दी गई है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 200 ही अब लोग किसी भी कार्यक्रम में इकट्ठे हो पाएंगे, क्योंकि अब ये देखा जाए तो 25 दिसंबर और खासतौर से 1 जनवरी या 31 दिसंबर के लिए न्यू ईयर हो या फिर क्रिसमस, इसको लेकर बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर जश्न आयोजित किए जाते हैं, पार्टीज की जाती हैं। इसको लेकर अब यहाँ पर जरूर अलर्ट जारी किया गया है और नई गाइडलाइंस बीएमसी की सामने आई है। मेरे साथ में मेरी सहयोगी शिवानी महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं और हर्षद चंदवानी दिल्ली से मेरे साथ में जुड़ रही हैं। शिवानी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जरा जल्दी से बताइए बीएमसी ने नए आदेश में क्या कहा है? और देखिए, बीएमसी द्वारा जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें दोबारा हम वेव 2 और वेव 1 में लगी जो प्रतिबंध थे उस पर लौट चुके हैं, जहां पर अब मात्र 50% जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं वही रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, वही जा सकते हैं। मॉल्स के अंदर भी अब आपको फुल्ली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना कंपलसरी होगा। अगर आप किसी डोमेस्टिक लाइन से आते हैं तो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, वरना RT-PCR टेस्टिंग भी की जाएगी। हालांकि रोजाना रूप से जहां पर वेव 1 और वेव 2 के बाद से कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी आई थी तो टेस्टिंग भी कम हो गई थी, लेकिन अब जिन लोगों ने पहले और दूसरे डोज के बीच में एक लंबा गैप रखा है, पहला डोज लेने के बाद दूसरा नहीं लिया है, तो बीएमसी ने हर घर दस्तक के दौरान इस पूरी मुहिम के दौरान उन लोगों के घर तक जाकर उनको वैक्सीन के डोजेस दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट वैक्सीनेशन फिलहाल काफी ज्यादा बड़े स्तर पर किया भी जा रहा है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए ऐसा प्रशासन को निर्देश मिला है, जिसको लेकर काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। और सेक्शन 144 न्यू ईयर और क्रिसमस के चलते इम्पोज किया गया है पूरी मुंबई में 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए, जहां पर किसी भी तरीके की पार्टी या शादी वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले बीएमसी से परमिशन लेनी होगी, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री मिले, ऐसा बीएमसी की गाइडलाइन का कहना है। बिल्कुल, और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव में भी देखा था बेहद सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा था। धारा 144 इस दौरान लागू रहेगी, जैसा मेरी सहयोगी शिवानी भी बता रही है। हर्षा का रुख कर लेते हैं। हर्षा, केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी इन तमाम प्रदेशों को जारी की गई, बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि स्थिति अब थोड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। इसको लेकर अब केंद्र सरकार भी सख्त है, जरा उस चिट्ठी को विस्तार से समझाइए, किन बातों का जिक्र किया गया है इसमें? नैना, देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि हेल्थ सेक्रेटरी यानी कि हेल्थ सचिव की 10वीं चिट्ठी है। सबसे पहली चिट्ठी हेल्थ सेक्रेटरी ने 31 नवंबर को लिखी थी, उसके बाद से लगातार ये चिट्ठी लिखी जा रही है और उसी के क्रम में लगातार केसेस को मॉनिटर आ रहा है। हर राज्यों से जो केसेस आ रहे हैं उनका सर्विलेंस, कंटेनमेंट और जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि किसी भी राज्य में जो पॉजिटिविटी रेट है अगर वो 10% से ज्यादा है और जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 40% से ज्यादा है, तो उसके बाद लेटर लिख करके स्टेट को चेतावनी दी जाती है, उनको वॉर रूम, कंटेनमेंट जोन, सर्विलेंस और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा जाता है। सबसे मुख्य पहले पूरी चिट्ठी की ये है कि हेल्थ सेक्रेटरी ने साफ तौर से कहा है कि जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है डेल्टा से 3% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी कि 3% ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसीलिए वो स्टेट महाराष्ट्र और दिल्ली, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पहुंचे हैं एट रिस्क कंट्रीज से, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉर रूम क्रिएट करने की जरूरत है तो स्कूल बंद करिए, नाइट कर्फ्यू लगाइए, एक डेडलाइन फिक्स करिए, जो आवाजाही है, एक्सपोजर के जो एरियाज है, जैसे मार्केट की बात की जाए, शादी समारोह की बात की जाए, इन तमाम जगहों पे लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। ये चीजें हेल्थ सेक्रेटरी ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर से कही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी राज्य हैं उनको बाकायदा हर वीक अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी केंद्र को, जिसमें मेंशन करना पड़ेगा कि उनके राज्य में ओमाइक्रॉन के कितने केसेस हैं, उन्होंने कोविड को देखते हुए टेस्टिंग कितनी बढ़ाई है, उनका वैक्सीनेशन का परसेंटेज कितना है, क्योंकि वैक्सीनेशन रैंप अप करने के लिए सबसे ज्यादा कहा गया है। और नैना, अगर आप देख ही नहीं होंगे आजकल राजनीतिक गलियारों में बूस्टर डोज की डिमांड सबसे ज्यादा हो रही है। बूस्टर डोज को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड तो कर रही है, लेकिन अभी जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसकी तरफ से बूस्टर डोज को लेकर के काफी ज्यादा डेटा नहीं है, इसलिए बूस्टर डोज की बात फिलहाल एंटागी टेक्निकल कमेटी या हेल्थ सचिव के माध्यम से नहीं की जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो लोग डबल वैक्सीनेटेड होंगे उनमें ट्रांसमिसिबिलिटी तो होगी ओमाइक्रॉन की, लेकिन सीवियरिटी नहीं होगी। नैना, एक और बात गौर करने वाली है कि दिल्ली में जो 54 केस है ओमाइक्रॉन के, उनमें से 10 केसेस वो हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि वो ऐसे केसेस हैं जो कि किसी देश से नहीं आए हैं जहाँ पे ओमाइक्रॉन
ज्यादा मामले, बल्कि ये वो लोग हैं जो ज्यादा एक्सपोज थे, भीड़-भाड़ वाले एरिया में आए हैं, उन लोग के संपर्क में आए हैं जिनमें ओमाइक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। ये ऐसे लोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्षा जो आप बता रही हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री को जरूर ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन अभी तक जो 54 केसेस जो दिल्ली में आए हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक इस तरह की पाई नहीं गई है, यानी कि ये वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए जो ऑलरेडी संक्रमित थे। और कितनी तेजी से ये केसेस बढ़े हैं, संक्रमण फैला है, इस बात से समझा जा सकता है। लेकिन शिवानी, महाराष्ट्र में हमने फर्स्ट वेव में भी देखा और जो दूसरा दौर था तब भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेशों वाली सूची में था और सबसे ज्यादा केसेस यहां पर भी आए थे। एक बार फिर से यही हो रहा है ओमाइक्रॉन के केस में भी। क्या सबसे ज्यादा चुनौतियां रहेंगी इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए? देखिए, सबसे पहले जिक्र किया जाए अगर महाराष्ट्र के अंदर केसेस का, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा कल के दिन आया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार 5, 6 या 7 ओमाइक्रॉन के केसेस पूरे महाराष्ट्र में आ रहे थे। लेकिन कल ही की बात की जाए तो 11 नए केसेस आए हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में 65 केस आ चुके हैं ओमाइक्रॉन के। हालांकि इसमें एक रिपोर्ट के जरिए ये भी पता चला है कि महाराष्ट्र में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें से 81% लोग ऐसे हैं जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, कुछ ने बूस्टर डोज तक लिया हुआ है, जिस पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि ओमाइक्रॉन काफी तेजी से फैलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के चलते लंग्स पर बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ओमाइक्रॉन का, इसलिए वैक्सीनेशन लेना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। डॉक्टर्स हेल्थ डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि बूस्टर डोज को भी लेकर फिलहाल विचार चल रहा है, कि क्योंकि ओमाइक्रॉन हर किसी को होगा, जो वैक्सीनेटेड है उनको भी हो सकता है, लेकिन अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो आप पर उसका असर फिजिकली कम पड़ेगा। तो यहाँ प्रशासन के लिए चैलेंज उन लोगों पर आता है, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या महाराष्ट्र में अनवैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है। यानी कि वैक्सीनेशन का जो एक पूरा क्राइटेरिया है उसे पूरा करना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। हर्षा और शिवानी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यूपी और माफ कीजिएगा दिल्ली और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस हैं महाराष्ट्र में, जहां 65 केसेस अभी तक सामने आए हैं, तो राजधानी दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 54 केसेस सामने आ चुके हैं। ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि जो ज्यादातर इनमें ऐसे केसेस हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि वो ऐसे लोगों के संक्रमण में ऐसे उनके कांटेक्ट में आए जिसके चलते वो संक्रमित हुए। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और यही वजह है कि पिछले 3 चुनावों के रणनीतिकार यानी कि अमित शाह अब यूपी में ताबड़तोड़ दौरे करने जा रहे हैं। अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार यूपी का दौरा करेंगे और जो दौरे की शुरुआत है 24 दिसंबर से होगी प्रयागराज से। अमित शाह के दौरे में 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रम शामिल हैं। इस दौरान वो 140 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। जनवरी में वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी यूपी में पहले ही एक के बाद एक कई रैलियां कर चुके हैं, कई दौरे अभी भी उनके जारी हैं। अब 10 दिनों के अंदर फिर से अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी कल पीएम मोदी जा रहे हैं। इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम करने वाले हैं। बीजेपी किस स्तर पर रणनीति बना रही है वो इस बात से सीधे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री खुद कल प्रयागराज में थे और अब अमित शाह प्रयागराज जा रहे हैं, पीएम फिर वाराणसी जा रहे हैं। यानी बीजेपी सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करना चाहती बल्कि पूरी कोशिश कर रही है कि कोई चूक ना रह जाए। अब दौरा समझिए, अमित शाह का मिशन यूपी, 10 दिन में 7 दौरे, 4 जनवरी तक उनके ये दौरे रहेंगे। प्रयागराज से इसकी शुरुआत होगी और इस दौरान 140 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को वो कवर करेंगे। सोचिए 10 दिनों में 21 सभाएं वो करने वाले हैं। इस दौरान 3 रोड शो भी वो करेंगे। आदर्श मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आदर्श, ये कहा जाए कि अब मैराथन दौरे, मैराथन बैठकें, मैराथन जो सभाएं हैं वो की जा रही हैं। अमित शाह के इस दौरे को जरा विस्तार से समझाएं। देखिए, पूर्वांचल शुरू से ही बीजेपी के लिए अहम रहा है और इसीलिए अगर आप देखें तो ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बल्कि अगर गृहमंत्री के दौरे की बात करें तो वो भी पूर्वांचल के क्षेत्रों में ज्यादा रहने वाले हैं और 140 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर करने का सीधा मकसद ये है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनकी समीक्षा भी की जाए और साथ ही साथ जो मौजूदा
विधायक हैं उनके कामकाज के आधार पर उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देना है या नहीं देना है, इस बात की भी समीक्षा की जाए। और इसीलिए ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 10 दिनों में 7 दौरों के दौरान कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी जहां पिछले चुनाव में जिसपे हार हुई थी, उन सीटों की भी समीक्षा करेगी। ठीक है आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ में। यानी कि जो इस बार मिशन यूपी के तहत जो पुरानी ऐसी सीट जिन पे हार का सामना करना पड़ा था पार्टी को, उस पर भी जरूर मंथन किया जाएगा। अमित शाह का ये जो यूपी दौरा है वो इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष थे तब 2014 के लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी। 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों में 403 में से बीजेपी ने 325 सीटें जीती और 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो ये वो आंकड़ा आप समझिए। अब वो चूंकि गृह मंत्री जरूर हैं लेकिन एक बड़ा दारोमदार उत्तर प्रदेश का जरूर कहा जा सकता है। आदर्श, जरा इस बात को भी समझाइए कि जो आंकड़े हैं ये हम बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक ये बढ़ते चले गए और अब मिशन 2022 में भी इसे और आगे बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो रणनीतिकार अमित शाह का ही होगा। अब बिल्कुल, अगर आप इसे देखें तो 2014 के बाद से लगातार बीजेपी यूपी में मजबूत होती आ रही है और इसी की नतीजे ये हैं कि 2017 के चुनाव में भी 325 सीटें जीती थी और लोकसभा में भी अच्छी खासी बढ़त मिली थी और इसी बढ़त को बढ़ाए रखने के लिए बीजेपी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है अमित शाह का। और पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में एक समय ऐसा था जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक से ज्यादा थे, उनका गढ़ माना जाता था। पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में उनका प्रभाव रहता था, लेकिन उस प्रभाव को भी 325 सीटें जीत कर 2017 के चुनाव में कम किया गया और वो बढ़त बनी रहे। इसी बात को लेकर ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण है और इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए अगर आप देखें तो ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री के साथ साथ तमाम बड़े नेता पूर्वांचल में बेस्ड हैं और माना जा रहा है कि उसी बढ़त को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ में। आदर्श, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं आदर्श की किस तरह से महत्वपूर्ण दौरा है ये अमित शाह का। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी रेड जो है वो अब सियासी पारा बढ़ाती हुई नजर आ रही है क्योंकि आईटी विभाग ने 18 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के नेताओं और कारोबारियों पर कई ठिकानों पर उनके रेड की थी, छापे मारे थे। इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इसके अनुसार इस कार्रवाई में विभाग को 86 करोड़ के अघोषित आय के साथ फर्जी रसीदें, दस्तखत के चेक्स के सबूत मिले, साथ ही 40 करोड़ के बोगस कैपिटल शेयर और फर्जी कंपनियों के नाम पर 154 करोड़ का लोन लेने का भी खुलासा आयकर विभाग की तरफ से किया गया। आपको बताते चलें जो सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं दिया गया है। आपको ये भी अपडेट देते चले कि 18 दिसंबर को इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बेंगलुरु, एनसीआर के 30 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी और इस दौरान कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली। आदर्श, मेरे सहयोगी समय मेरे साथ में लगातार बने हुए इस खबर पे भी। आदर्श, ये कहा जाए कि ये चुनाव के पहले अगर ये कार्रवाई सामने आई है तो जाहिर सी बात है अब समाजवादी पार्टी के लिए या तमाम राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल जरूर बढ़ेगी क्योंकि अब शिकंजा जरूर कसता नजर आता है। देखिए, अगर आप इस इनकम टैक्स की रेट को देखें तो उसमें कल आयकर विभाग की तरफ से खुलासा किया गया है कि 68 करोड़ की अघोषित आय जिन लोगों के ऊपर छापे पड़े थे उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कबूल की है। हालांकि ये व्यक्ति कौन था उसके नाम के बारे में खुलासा नहीं हुआ है। यानी 68 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स में दर्शाया नहीं गया था और वो बात जिनके ऊपर छापा पड़ा था उन लोगों ने कबूल की है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया कि तमाम और अघोषित संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है, ऐसा इनकम टैक्स का दावा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमने बात की थी तो उनका ये कहना था कि ये जो रेड है वो गलत है और इसमें कोई भी साक्ष्य, कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन अब इनकम टैक्स का ये दावा कि 86 करोड़, 68 करोड़, 150 करोड़, 40 करोड़, 154 करोड़ तमाम ऐसी रकम है जिसको लेकर ये कहा गया है कि ऐसी रकम बरामद की गई है या उनके बारे में जानकारी मिली है। तो निश्चित तौर पर बड़ा चुनावी मुद्दा होगा और बीजेपी इसको बनाने की भी पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार इससे जुड़ी हुई जो तमाम
तमाम जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात है कि सियासी पारा ये कहां तक लेकर जाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज इस प्रदेश में समाज सुधार यात्रा का वो आगाज करने वाले हैं। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए निकाली जा रही इस यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 जनवरी तक 38 जिलों में जाएंगे। लेकिन इस बीच बिहार से आई एक तस्वीर राज्य में शराबबंदी के दावों की पोल जरूर खोलती है। वो क्या है तस्वीर, पहले आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के गोपालगंज की तस्वीर है, जहां पर प्रदेश में शराबबंदी के कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान से एक दिन पहले गोपालगंज में जमकर शराब की लूट मच गई। जी हां, शराब की लूट मच गई। देखिए जरा, यहाँ पर एक तेज रफ्तार एसयूवी की साइकिल से टक्कर हो गई थी। हादसे में साइकिल सवार घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर जो लोगों की भीड़ थी वो जुटी। एसयूवी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जब भीड़ ने देखा कि एसयूवी के अंदर शराब की पूरी खेप रखी हुई है और उसके बाद लोगों के बीच में शराब लूटने की होड़ कैसे मची, तस्वीर आपके सामने। एक दूसरे के ऊपर मानो चढ़ने पर उतारू हो गए हैं। गाड़ी के शीशे तोड़े, बड़े हो या बच्चे हो, देखिए किस तरह से शराब लूटते हुए यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि यहाँ पर लोगों की भीड़ थी। वीडियो सामने आया है। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर क्या कुछ एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाता है। और अब अगली खबर राजस्थान से, जहां पर उदयपुर में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। उदयपुर के जावर माइंस थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने मां और बेटी को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। तस्वीर सामने आई है, देखिए जरा। जानकारी के अनुसार मां बेटी खरीदारी के लिए सुबह 10 बजे घर से निकली थी और इसी दौरान पलोदरा चौराहे पर पीछे से तेज गति से आ रही कार ने मां बेटी को चपेट में ले लिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और देखिए ये दोनों यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि पीछे से एक गाड़ी आती है, तेज रफ्तार गाड़ी। देखिए दोनों माँ बेटी खड़ी हुई हैं। इसी बीच पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आएगी और उन्हें टक्कर मार देती है। और काले रंग की गाड़ी कैसे उन्हें टक्कर मारती है। और दरअसल जहां पर ये दोनों माँ बेटी खड़ी हुई थी वहां पर उसके आगे एक सफेद रंग की गाड़ी भी खड़ी हुई है, लेकिन उसके पीछे ये दोनों खड़ी हुई थी। पीछे से कार आती है, टक्कर मारती है। दोनों गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गए, लेकिन बाद में बताया जा रहा है कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।